तो साथियों हम लेकर आ गए हैं फिर से एक बार घटना चक्र की संपूर्ण कवरेज वाला टॉपिक। जिस तरह से दोस्तों हमने प्राइमरी के लिए सारे सब्जेक्ट का देखा था, बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों हम आपके जूनियर के लिए लेकर आ गए हैं सब्जेक्ट वाइज सारा पेपर। दोस्तों आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है संपूर्ण कवरेज। इसके पहले दोस्तों हम लोग सीडीपी और पेडोलॉजी का लाए थे आपके जूनियर के लिए। अब हम दोस्तों जो लेकर आ रहे हैं वो है आपके सामान्य हिंदी का संपूर्ण कवरेज। घटना चक्र जैसी संस्था का आप लोग जानते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं घटना चक्र के सारे प्रश्नों को इसमें समेट दिया गया है, जो कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं के आधार पर जो नए प्रश्न बने हैं जो पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्नों को दोस्तों समेटा गया है। एक एक प्रश्न पर आप मंथन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। सारा कंसेप्ट सारा फैक्ट आप यहां से सीख जाएंगे, सारी चीजें आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस जो हमारी जो जूनियर की क्लास है दोस्तों संपूर्ण कवरेज वाला सेशन, इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं वाला 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोस्तों कई बार मैं बताया हूँ 16-16 यानी 4-4, 4 गुणे 4 यानी चौपाई, 4 गुणे 4, इसे आप चौपाई समझ लेना तो आपको दिमाग में बना रहेगा। तो यानी जो आपका चौपाई होता है उसमें दोस्तों कुल हर चरण में दोस्तों उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। तो कुल कितने हो गए आप जोड़ लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोहा तो दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कई बार, इसमें भी दोस्तों कुल 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं दोहा में भी होती हैं, 24 रोला में भी होती हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे यानी सम वाले चरण में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं। और यहाँ पर यही उल्टा हो जाता है, यानी पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और सम वाले में 13-13 मात्राएं, यानी दूसरे और चौथे में यहाँ पर 13-13 मात्राएं। तो ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ, एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। तो फिलहाल आपका यहाँ चौपाई होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 32 वाले को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और इसको इस तरह से बता देंगे कि कभी भूलेगा नहीं। सारे ऑप्शन को भी आपके सामने क्लियर कर देते हैं। आपको दिया गया है एक लाइन, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई आपको ये पंक्ति दिया गया है और बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मेरे भाई मैं आपको पढ़ाया हूँ, कई बार बताया हूँ, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता है, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देख लो कि यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, चरण को कमल के समान बता दिया गया है, यानी उपमेय को उपमान मान लिया गया, यानी जिससे तुलना करते हैं वो और जिसके साथ करते हैं वो, दोनों को एक मान लिया गया। तो रूपक अलंकार वहाँ होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग जानते हैं, जहाँ पर आपको जिस पंक्ति में आपको मनु, मानो, मनहु, जनहु इस टाइप का आ जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर यमक अलंकार में तो आप लोग जानते हैं, जब कोई शब्द होता है, कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक आपने सुना होगा ना, तो कनक, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा, तो ये हो जाता है। और उपमा का तो मतलब आप लोग जानते हैं, उपमा मतलब एक दूसरे से तुलना करना, यहाँ पर तुलना की जाती है समानता की। यहाँ पर जैसे सा, से, सी, जैसे उसके जैसा, इसके जैसी, ये सब आता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, पीपर के पात जैसा मेरा मन डोल गया, तो पीपर के पत्ते जैसा मेरा मन डोल गया, तो यानी सा, सी, से ऐसे आता है, तो ये उपमा हो जाता है। आगे जरा हम लोग देखें 33 वाले में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो मेरे भाई मैं आपको कई बार बताया हूँ दोस्तों, कई बार बताया हूँ, आखिर कवितावली, गीतावली, ऐसे जो कई सारे वली नाम के आते हैं, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब दोस्तों तुलसीदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, तुलसीदास, याद कर रहना, तुलसीदास की रचना है ये। आगे देखें हम यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है रामचरितमानस के बारे में, कब बहुत चर्चा रहती है दोस्तों, अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा थी यूपी में। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है?
तो दोस्तों इसी भाषा को लेकर था रामचरितमानस में। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले दिनों यूपी विधानसभा में बहुत कंट्रोवर्सी चली थी। इसी में दोस्तों अवधी भाषा में लिखा है कि ढोल गंवार शुद्ध प्रसन्नारु सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये अवधी में लिखा है, तो इसको लोग अलग अलग तरह से अर्थ बताते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है ये। यानी रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है। आगे अगर हम लोग यहाँ 35 वाले में देखें तो आपको यहाँ पर दिया है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से, आपको दिया गया है यहाँ पर लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 36 वाले में, तो आपको दिया गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे लाइन को, और इसमें आपको बताना है, देखते हैं क्या है। अमीय हलाहल मदभरे, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 वाले को, थोड़ा देखें ध्यान से पढ़िएगा। लाइन है, आपको लिखा गया है कि अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम सितनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवार एक बार। किस कवि के द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों कुछ लोग बिना देखे ताकि तुरंत बता देते हैं बिहारी ने लिखा है, लेकिन दोस्तों ये बिहारी लाल की ये रचना नहीं है। जो दिया गया है ये रीतिकाल के रसलीन की है। तो यहाँ पर दोस्तों रसलीन ने इसको लिखा है, तो रसलीन है जो रीतिकाल से ही संबंधित है। रीतिकाल के बिहारी भी माने जाते हैं, लेकिन ये बिहारी का नहीं है, रसलीन का है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 37 वाले में, तो आपको दिया गया है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं भाषा बोला जाता है और लिपि लिखने का काम आता है। तो लिपि के बारे में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, जैसे हमारी जो हिंदी भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपके सामने जो लिखा है यह किस लिपि में लिखा है। यह दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं हिंदी में, ये देवनागरी में लिखा है। और गुरुमुखी क्या है, जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इतना याद रखें, यही दोनों पूछा जाता है। और खरोष्टी को तो आप लोग जानते हैं, ये दाहिने से बाएं लिखी जाती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 38 वाले को देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है उसी को बताना है, इसलिए आप यहाँ पर एक बड़ा सा मार्किंग कर लेंगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न आप गलत करके चले आएंगे। हड़बड़ी में ऐसे बहुत होता है। तो यहाँ पर नहीं बताना है, यानी जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है उसी को पकड़ना है। तो सूर्य के पर्यायवाची में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रभात, रवि, दिनकर, अंशु, मालू और मार्तंड, ऐसे कई सारे नाम आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यामिनी है दोस्तों, ये यामिनी सूर्य के पर्यायवाची में नहीं आता है। यामिनी तो दोस्तों आप देखेंगे कि यामिनी शब्द जो होता है और यहाँ पर जो यामिनी शब्द आपको दिया गया है, यामिनी तो रात का पर्यायवाची होती है ना, रात के पर्यायवाची आप देखेंगे निशीथ, निशा, ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यही सूर्य के पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। आगे देखें यहाँ पर हम लोग ये 39 वाले में, तो आपको चौराहा शब्द दिया गया है, कह रहे हैं ये कौन सा समास है। तो दोस्तों देखते ही समझ गए, जब पहला शब्द संख्यावाचक हो तो दोस्तों हम लोग समझ जाते हैं ये द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ये द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास है। और तत्पुरुष में क्या होता है, यह दूसरा पद उसमें प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में ये दोनों तरह के होते हैं। तो ये नहीं होगा, पहला ये आपका मतलब संख्यावाचक हो और ये शब्द एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो हमारा ये द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व में तो आप लोग जानते हैं हाइफन के द्वारा जुड़े होते हैं दो शब्द, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब, तो ये द्वंद्व में चले जाते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग 40 वाले में देखें, तो आपसे पूछा जा रहा है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है। तो अमृतलाल नागर के दोस्तों उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसमें उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के जीवनी को आधार बनाया है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, तो वो किस उपन्यास में ऐसा उन्होंने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मानस का हंस, तो मानस का हंस कहाँ है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी है। मानस के हंस उपन्यास में दोस्तों अमृतलाल ने अपने मानस का हंस नाम के उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया है, याद रखे रहेंगे इसे। आगे हम लोग 41 वाले में अगर देखें, तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर की
सजल नीरद सी क्रांति थी। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया जहाँ आपको सा से सी ऐसे करके आए तो समझ जाइए वहाँ उत्प्रेक्षा, यहाँ पर ये यहाँ पर ये आपका उपमा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये उपमा अलंकार होगा। मैं आपको बताया था जहाँ सा से सी, जैसे पीपल के पत्ते जैसा मेरा मन डोल गया, तो यहाँ सा से सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका ये ए वाला हो जाएगा। समझ गए आप यहाँ पर। ऐसे दोस्तों उपमा, उपमा मतलब एक तरह से तुलना किया जाता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और रूपक को तो बता ही दिया हूँ, दो या दो से अधिक शब्द आए और शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, उपमा। श्लेष मतलब होता है दोस्तों चिपकना, तो श्लेष मतलब चिपकना होता है, मैं आपको बताया हूँ वहाँ पर। जब एक ही शब्द बार बार उपयुक्त होता है लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर कई बार आते हैं तो वहाँ ये श्लेष हो जाता है। और उत्प्रेक्षा में तो बता ही दिया, यहाँ पर मनु मानो जनहु ऐसे जो आता है। आगे जरा हम लोग देखें तो इसका उत्तर आपका यही उपमा होगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर लिखा। तो मेरे भाई सूरदास कहाँ रहते थे, वृंदावन के आसपास। तो वृंदावन के आसपास कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा दोस्तों यही सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप देखते ही, और अवधि दोस्तों, अवधि में कौन, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। तो दोनों यहाँ पर याद रखे रहेंगे आप, रामचरितमानस अवधि भाषा में, सूरसागर ब्रज में। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 43 में जो पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। हमें चंद्रमा का शब्द पर्यायवाची यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची बताना है यहाँ। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ, थोड़ा ध्यान से। तो चंद्रमा शब्द का अगर हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे दोस्तों तो निशाकर, राकेश, ऐसे कई सारे नाम आते हैं। तो यहाँ जो निशाकर है, निशाकर जो है ये चंद्रमा पर्यायवाची में आएगा। तो और कोई तो नहीं है, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे निशाकर हो गया, राकेश हो गया, निशाकर, राकेश, निशापति, ये सब जो होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची आते हैं। यहाँ पर जो निशाचर है थोड़ा सा अंतर है, निशाकर चंद्रमा का और निशाचर ये चोर, राक्षस, ये सब का पर्यायवाची होता है। और कृषाणु ये तो आग का पर्यायवाची होता है। और तनड़ी, यहाँ पर ये तनड़ी जो लिखा है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो तनड़ी है ये तो सूर्य का पर्यायवाची है, ये सूर्य का। लेकिन दोस्तों यही तरड़ी अगर बड़ी सी मात्रा लग गया इसमें तरड़ी, तो ये तो वो नाव का पर्यायवाची हो जाएगी, बोट का, जिसे हम लोग नाव बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रहेगा आपका, एक एक चीज़ नहीं भूलेगा। सारे ऑप्शन को दोस्तों मैं क्लियर करवा देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिमाग में भ्रांतियाँ न पैदा हो। कहीं से भी अगर घुमाए तो आप उसे कर ले जाएं। यानी एक ही टेस्ट सीरीज में आप कई सारा फैक्ट, कई सारा कंसेप्ट, 4 टेस्ट सीरीज के बराबर चीज़ें सीख लेते हैं। बस आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 44 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो इसमें अमूल्य शब्द क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, कैसा गुण था, गुण था लेकिन कैसा था, अमूल्य था। तो यानी महात्मा गांधी जी के गुण की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। और जिसकी बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं कई बार बताया हूँ, जैसे गाय काली है, तो गाय काली है, तो काला क्या है, गाय की विशेषता बता रहा है। तो गाय विशेषण हो गया, काला विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गया, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है। उसी तरह से तो यहाँ पर आप समझ गए। आगे देखें, यानी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। तो यहाँ गांधी जी की विशेषता यहाँ पर अमूल्य थे। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, देखिए आपके सामने एक लोकोक्ति यानी कहावत यहाँ पर दिया गया है, शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर आप लोग खूब गांव में कहते होंगे कहावत ना, कि तू शेर हुआ तो हम सवा शेर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर दूसरा। तो ऑप्शन नंबर, यानी एक दूसरा बढ़कर है तो पहला बढ़कर है तो दूसरा उससे भी बढ़कर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये सब तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपको दिया है चौमासा। चौमासा समास क्या है यहाँ पर दोस्तों, अभी जैसे चौराहा आया था तो ऐसे चौमासा है। तो यानी जब भी आपको पहला शब्द संख्यावाचक लगे और पूरा शब्द आपको एक ग्रुप में लगे, हाँ कई ग्रुप की बात हो रही है, जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, चौमासा 4 माहों का समूह, तो ऐसे ग्रुप जो डिनोट करता है तो उसे हम लोग दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
46 में द्विगु हो जाएगा। अभी हमने इसको बारे में देखा था। और द्वंद्व में तो हम लोग जान जाते हैं, ये हाइफन द्वारा जुड़े होते हैं जो अपोजिट शब्द होते हैं। तत्पुरुष में दूसरा शब्द प्रधान होता है। और कर्मधारय के बारे में तो जानते ही हैं। आगे चले, यहाँ पर हम लोग ये 47 में देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों तत्भव। तत्भव एक पत्रिका थी दोस्तों, यह कहाँ से कह रहे हैं, यह कहाँ से यह प्रकाशित होता था। तो दोस्तों तत्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर आप ये सी हो जाए। त्रैमासिक पत्रिका थी, यह 3 महीने पर निकलती थी। यह त्रैमासिक पत्रिका थी, लखनऊ से निकलती थी। इसके संपादक कौन हैं? अखिलेश। अखिलेश ये पंडित जी थे। तो अखिलेश इसके ये आपके समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं, हालांकि वो भी लखनऊ में रहते हैं, तो आप उनको मत सोच लीजिएगा। ये लखनऊ से निकलती थी। ये अखिलेश सुल्तानपुर के थे। तो ये लखनऊ से त्रैमासिक पत्रिका निकालते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कभी आपसे आए पूछे तो उनका नाम भी बता देना, अखिलेश द्विवेदी करके थे। आगे देखें हम लोग यहाँ 48 वाले को आपसे पूछा जा रहा है वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत। तो ये वीर रस से दोस्तों भरपूर है, लबे लब है, यानी वीरता का इसमें खूब गायन किया गया है। तो यह किसने लिखा है दोस्तों? यह किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो ये राजभक्ति यानी राजभक्ति से भरपूर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ 49 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है सुधा। सुधा का मतलब अमृत होता है। तो सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं। तो अमृत जिसमें देखिए कहाँ है, तो यहाँ अमृत है, इसी को पकड़िए। तो यही होगा आपका सुधा के पर्यायवाची शब्द। अमृत पानी भी हो जाता है और ये हो जाता है, यही सब है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 50 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है स्वर किसका भेद है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों स्वर व्यंजन के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। तो ये क्या है? एक तरह का वर्ड है, यानी लेटर है। तो स्वर किसका भेद है? लेटर का, यानी वर्ड का। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 51 पूछा जा रहा है आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती यानी हमारे ऊपर जो बीता है वो इसमें पूछा जा रहा है, ये कौन सा समास है, तो आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, क्योंकि आप मुख्य मतलब जो प्रधान पद नहीं है, मुख्य पद नहीं, मुख्य पद तो बीती है ना। यानी जब दूसरा पद हमारा मुख्य पद हो जाता है, यानी प्रधान पद कौन हो जाता है? दूसरा वाला पद। तो ये हमारा कौन हो जाता है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। और द्विगु में तभी मैंने बताया कि पहला शब्द संख्यावाचक और कुल मिलाकर एक ग्रुप को डिनोट करे। और द्वंद्व में तो हाइफन के द्वारा जो अपोजिट अर्थ वाले जुड़े होते हैं, ये सब मैंने बताया। तो फिलहाल हर चीज़ मैं बताते चलता हूँ, आपके पढ़ते पढ़ते आपको इतना सब याद हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप धैर्यपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो। यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो दोस्तों कई स्रोतों में बताया गया है, लेकिन जो प्रमाणिक स्रोत कुछ हैं तो उसमें बताया गया है कि 80 घाट पर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो मतलब इसमें कई तरह के बताया गया है। तो 80 घाट के है, उनको कई सारी रचनाओं में भी मिलता है। आगे देखें यहाँ हम लोग 53 में, तो आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन का मतलब होता है दोस्तों बोलना, बोल कर पढ़ना। तो वाचन शिक्षण की विधि कौन सा नहीं है, यहाँ पर ये बताना है। तो ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि यानी बोलोगे ध्वनि निकलेगी, समवेत का पाठ विधि ये, लेकिन व्याख्या विधि नहीं है। व्याख्या तो दोस्तों किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में आते हैं ना। वाचन आप तो चुप रहकर भी व्याख्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको 53 में जो पूछा गया है, तो यही आपका यहाँ पर कौन होगा? तो आपका यही व्याख्या विधि, आपका वाचन शिक्षण विधि नहीं है। आगे यहाँ हम लोग 54 वाले को देखें, तो चिंतामणि किसका निबंध है? खूब बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी निबंध है ये। ऑप्शन नंबर आपका ये रामचंद्र शुक्ल, यहाँ बोल सही रहा हूँ, लग गलत रहा है, तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो आगे देखें हम लोग यहाँ चांदनी चौक कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ आपको जो दिया गया है चांदनी चौक, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक कि व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक, इसमें आपको बताना है यहाँ। तो हम लोगों ने ये संज्ञा के बारे में पढ़ा है दोस्तों, वस्तु स्थान व्यक्ति, हम लोग कक्षा में थे तभी मैडम लोग हम लोगों को रट कर कई बार यहाँ पर बताई थी, हम लोगों को याद होगा इसके बारे में। तो
यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो चांदनी चौक एक दोस्तों क्या है, किसी स्थान का नाम है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, इलाहाबाद में भी एक चांदनी चौक है। चांदनी चौक क्या है? जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, किसी नदी का नाम, किसी पहाड़ का नाम, जहाँ कोई स्पेसिफिक यानी पर्सनल हो जाता है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें अगर उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब है? यानी कोई समस्या हो, उस समस्या को दूर करने वाली शिक्षण, तो इसका मतलब उसे क्या कहा जाता है? निदात्मक शिक्षण परीक्षण। ऑप्शन नंबर ये, यानी वो अपने उपचार किया, उसका निदान किया, उसकी समस्या को आपने सॉल्व किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 57 वाले को बहुत अच्छा आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं हिंदी के, तो हिंदी के शब्दकोश में सबसे अंत में कौन आएगा? तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं डिक्शनरी में, जैसे शब्दकोश यानी डिक्शनरी में इंग्लिश वाले तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, ABCDE इस पैटर्न पे होता है, यानी इसी आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों हमें वहाँ पर शब्द ढूंढते हैं तो मिल जाता है। यानी सबसे पहले A वाला आएगा, फिर उसके बाद B जुड़ा है, C, ऐसे D। तो ऐसे हिंदी में भी आता है। तो हिंदी में देखोगे क के बाद यहाँ ल आ गया है, क के बाद ल। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे, यहाँ क के बाद ल आ गया है, और इधर देखोगे तो श आ गया है, इसमें क्रम आ गया है, तो इसमें कृषाणु है तो इसमें र करके आ गया है, यानी सबसे अंत में ये वाला आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये क्ल्यू, ये सबसे अंत में आएगा। तो स्वाभाविक से आप समझ गए होंगे यहाँ पर। आगे चले हम लोग अगर देखें 58 वाले में, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, यानी जीवों यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे अगर कोई भी समस्या हो जाती है तो लोग ज़्यादातर गांव में देहात में कहते हैं इसको भूत पकड़ लिया, भूत ने रोक दे दिया, ऐसे करके। तो इसीलिए कहा जाता है। तो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो यानी जो जीवों यानी भूतों के द्वारा जो रोग होता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों अधिभौतिक कहते हैं, उसे अधिभौतिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग 59 वाले को देखें तो यहाँ इसमें बहिष्कार दिया है। बहिष्कार का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर बहिष्कार का संधि विच्छेद करने पर। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर ये एक विसर्ग संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग है। तो यहाँ पर ये अह वाला मात्रा आएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विसर्ग दिखा नहीं, इसमें भी नहीं दिखा, तो यहीं पर होगा, यहीं पर। और विसर्ग में ये स अपने आप बनता है, हमें बनाना नहीं पड़ता है, तो ये बाद में बन जाता है विसर्ग की हेल्प से। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विषय, बही और कार। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 60 वाले में, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी व्याकरण के हिसाब से गलत कौन है? तो यहाँ पर आपसे लिखा गया है, आपको दिया गया है बिरहड़ी। यहाँ पर विभीषण भी सही है, यहाँ पर जगत गुरु भी सही है, गृहिणी भी सही है। तो ये बिरहड़ी गलत है। हमने एलिमिनेशन से पता लगा लिया तो हमें पता चल गया, हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो यानी यही गलत है। ये बिरहड़ी में दोस्तों ये क्या है? तो बिरहड़ी में आप देखेंगे बिरहड़ी नहीं होता है, बिरहिड़ी होता है, यानी ह पे छोटी एक मात्रा होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है इसमें उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यह एक आपको लाइन दिया है। कह रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है दोस्तों। कैसे बताएंगे? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। कैसे उपमा अलंकार होगा दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा देखें, उपमा में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। उपमा में तुलना जैसे किया जाता है, इनके जैसा, उनके जैसा, इस तरह से, यानी जहाँ पर एक तरह का दोस्तों क्या किया जाता है, समानता की तुलना कर लिया जाता है, कि कंपैरिजन होने लगता है, वहाँ उपमा हो जाता है। तो ये चीज़ आप पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलें तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो आप लोगों ने समास खूब पढ़ा है। अजात शत्रु, जिस समास में जिसका, जिसके, जिसको, ये सब आ जाते हैं, उसको मतलब तोड़ने पर तो समझ लेना बहुब्रीही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, बहुब्रीही समास। कैसे? अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई दुश्मन न जन्मा हो। तो यहाँ पर जिसका आ गया ना, जिसका, जिसके, जिसको, तो वहाँ पर वो बहुब्रीही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ गए आप। तो
अजातशत्रु किस नेता को या किस महान व्यक्तित्व को कहा जाता है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आप लोग जानते हैं प्रथम राष्ट्रपति, उनको अजातशत्रु कहा जाता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। आगे जरा हम लोग देखें, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग थोड़ा स्पीड से करते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखें तो कह रहे हैं भूषण किस काल के कवि है? यहाँ आपको भूषण जो नाम दिया है, भूषण आखिर किस काल के कवि हैं? तो हिंदी रीति काल के दोस्तों अंतर्गत इनकी गिनती होती है, तो रीति काल के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इनका अगर पूरा नाम देखेंगे दोस्तों, घनश्याम था इनका नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो घनश्याम किन भूषण का और क्या नाम था दोस्तों पूरा नाम? तो घनश्याम। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये रीति काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। इनके और सारी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को अगर देखोगे तो और जैसे वीर रस और काव्य रस, इनकी ज़्यादा आपको रचनाएं मिलती हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो द्विवेदी युग से संबंधित है। तो आपसे मैं ये बताया था, तो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। यहाँ पर आपको द्विवेदी, हालांकि कई जगह द्विवेदी आ गया है, तो यहाँ पर द्विवेदी हजारी प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो 36 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, उपकार को न मानने वाला, जैसे कई शब्दों का एक शब्द आ गया, अब उपकार को न मानने वालों को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो मेरे भाई कृतघ्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकार न मानने वाला कृतघ्न। अगर उपकार को मानने वाला हो जाता तो हम कृतज्ञ कह देते, लेकिन उपकार को न मानने वाला है तो हम लोग कृतघ्न कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग 37 वाले को देखें तो इंद्रियों को जीत लेने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? इंद्रियों को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द में हम लोग उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों जितेंद्रिय कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप जानते हैं दूरदर्शी, मतलब दूर तक सोचने वाला। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, यहाँ यानी आपका इंद्रियों को जीत लेने वाला, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, सब सरल है दोस्तों, वही प्राइमरी की तरह होते हैं ना। मैंने बोला कि जो प्राइमरी होता है लगभग वैसा ही होता है, थोड़ा सा 19-20 कहीं मिल जाता है, नहीं तो वैसे ही रहता है। आकाश पताल के बीच लगने वाला जो ये आपका चिन्ह है कौन सा लगेगा? आकाश पताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह जो है, ये कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ जो लगा है, यहाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ये आखिर कौन है? तो दोस्तों यह योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब जोड़ता है। जैसे जो दो अपोजिट शब्द अगर आते हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, राजा रानी, तो वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप विस्मय बोधक कहाँ होता है? जहाँ पर बहुत खुशी, बहुत दुख, बहुत मतलब जश्न वाला मैटर आता है, वहाँ पर ये होता है। इसका चिन्ह ऐसे होता है। यहाँ पर अल्प विराम आप लोग जानते हैं, ये हल्का सा डॉट टाइप का होता है। उद्धरण में ऐसे कोई चीज़ ऐसे पैक होती है दोनों तरफ से, तो ये जानते हैं आप। आगे देखें हम लोग, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा आप लोग जानते हैं, यात्रा वृत्तांत के लिए जाने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मेरी तिब्बत यात्रा। इसके रचनाकार राहुल सतयान। इनकी कई सारी रचनाएं दोस्तों यात्रा से संबंधित हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो राहुल सतयान को अगर पढ़ोगे तो इनके अंदर आता वृत्तांत में दोस्तों तिब्बत पर है और रूस पर इन्होंने लिखा है और बाकी चीज़ों पर लिखा है, तो आप याद कर लेंगे। तो जैसे ही यात्रा वृत्तांत आए तैसे राहुल गांधी को सोच लेना दिमाग में। राहुल गांधी भी बहुत दूर दूर तक बड़े देशों में, बहुत ज़्यादा देशों में यात्रा करते हैं। हालांकि मोदी जितना नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, तो आप दिमाग में बैठाए रखना। आगे देखें 40 वाले में हम लोग, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, बिना पढ़ा हुआ अंश, यानी कोई एक अंश है, भाग है, वो पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ा नहीं गया है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अपठित कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग क्या कह देंगे? अपठित कह देंगे। तो अपठित का यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? यानी उसे यानी जो अंश अभी पढ़ा नहीं गया है। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, अपठनीय। अपठनीय का मतलब जो पढ़ने योग्य न हो। मान लीजिए कोई लड़का आपके जेब में कुछ ऐसा लिख दिया है गंदी बात, जो आप किसी के सामने पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, तो उसे अपठनीय कहेंगे। और जो लिखा है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया तो अपठित बोलते हैं उसे। यहाँ देखें समास का अर्थ क्या है? तो समास मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है, शॉर्ट। इसे इंग्लिश में आप शॉर्ट कह सकते हो, यानी संक्षेप, सिकोड़ना। और इसका उल्टा अगर करेंगे तो उल्टा विच्छेद भी कर सकते हो और ब्याज भी कर सकते हो। आगे देखें हम लोग यहाँ पर,
यहाँ नाटक, ये क्या लिखा है, सॉरी ये क्या, यहाँ 42 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है नाटक शिक्षण में, नाटक शिक्षण में यानी ऐसी शिक्षा जो नाटक के रूप में दिया जाता है, तो इसमें कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग से, तो नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो पत्रानुसार बच्चों के द्वारा अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली जो होती है उसके जो सिखाया जाता है यही होता है। पात्रा, पात्रा मतलब कैरेक्टर, यानी कि विभिन्न कैरेक्टर के अनुसार बच्चों को अभिनय करवाकर उनको सिखाते हैं अगर, तो बड़ा तेज़ी से वो सीख पाएंगे। तो यही होता है, जैसे उनको अब जैसे राम के बारे में कुछ पढ़ाना है तो उनको राम बनाकर उस तरह से कैरेक्टर प्ले करवाइए तो उनको याद हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ देखें हम लोग 43 में जो पूछा जा रहा है महादेव का पर्यायवाची क्या होगा। तो महादेव हम लोग जानते हैं अपने भोले शंकर दानी का दोस्तों ये पर्यायवाची अगर सब लोगों को याद होगा, महादेव, भोले शंकर, शिव शंकर, त्रिदेव, चंद्रशेखर, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो यहाँ पर जो ये गरुड़ ध्वज, नारायण, विश्वंभर, ये सब किसके पर्यायवाची है दोस्तों, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से ना। ये सब तो दोस्तों वो जो अपने क्या नाम है उनका, विष्णु भगवान के ये पर्यायवाची हैं। ये सब विष्णु भगवान के पर्यायवाची, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर यही महादेव के पर्यायवाची हैं, अपने महादेव शिव शंकर के। तो क्यों दोस्तों, क्योंकि आप महादेव का अगर फोटो देखोगे शंकर भगवान का, तो उनके सर पर दोस्तों एक चंद्रमा का तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, यानी किस, चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब सर, यानी जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो किसके, शिव शंकर के, महादेव के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 44 वाले को, तो आपसे पूछा जा रहा है वाक्यों का शुद्ध वाक्य क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इन चारों में से एक शुद्ध है, उसी शुद्ध वाले का आपको पकड़ना है। चले हम लोग पकड़ते हैं। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो दोस्तों नवयुवक अपने आप में नवयुवक है, यहाँ तरुण लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये पहले से ही गलत हो गया। वही काम यहाँ पर भी कर दिए हैं, तरुण नहीं ज़रूरी है, नवयुवक लगा दिए, तो तरुण लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो नव न लगाए होते, तरुण युवक बोले होते, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए क्या करें, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा अच्छा प्रबंधन है, तो शिक्षा सही है, लेकिन शिक्षा यहाँ गलत लिख दिए हैं। शिक्षा ऐसे होना चाहिए था, स पे छोटी ई का मात्रा, इसलिए यह गलत हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, बिना पढ़े हम कह सकते हैं चौथा हमारा सही है, क्योंकि 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया। आगे देखें हमने 45 में क्या कर रहे हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, इनमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। कारक के बारे में हम लोगों को खूब पढ़ा होगा, खूब पढ़ाया गया होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को अधिकरण से, ऐसे हम लोगों ने खूब पढ़ा है ना। तो यहाँ पर अधिकरण, यहाँ पर जो हिमालय से गंगा निकलती है, तो से 2 जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है, एक तो आपको करण में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ ज्वाइंट का बात आता है, जैसे नदी से होकर पानी बहता है, तो वहाँ जहाँ ज्वाइंट का बात आता है करण, और जहाँ अलगाव होता है, जैसे हिमालय से पानी निकलती है, डैम से पानी बह रहा है, तो यानी पानी उससे अलग हो रहा है ना, तो जहाँ अलग होने की बात आती है तो वहाँ अपादान, और जहाँ जुड़े रहने की बात आती है तो वहाँ करण हो जाएगा। यानी से जो होता है वो जुड़ने से अलग होने दोनों में आ जाता है, तो यही हो जाएगा आपका। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें तो कन्फ्यूज़ न होइएगा, आपका उत्तर बी होगा। आगे देखें 46 में, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। रस के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना, रस को उदित और उद्दीप्त यानी उसको एक्साइट करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, तो उसे दोस्तों विभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो आगे देखें हम लोग यहाँ 47 में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सोच रहा होगा कि आखिर ये परीक्षा गुरु ने लिखा कौन है। तो दोस्तों ये जो परीक्षा गुरु है ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये परीक्षा गुरु किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आपको याद रहेगा ये, तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु लिखा है। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, आपका डी हो गया। आगे देखें 48 में हम लोग, तो एक सेकेंड यार, 48 एक सेकेंड, अब सही है, कहाँ भाग रहा है यार। तो यहाँ देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो यहाँ पर आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछा रहा है, तो कौन सी व्याकरण
और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध जो कहलाती है वो क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो मानक भाषा हो जाती, मानक ही होगी। मानक कहाँ है? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मानक भाषा क्या होते हैं? जैसे हम लोग हिंदी को, जो हमारी हिंदी किताबों में या ऑफिस में यूज होती है, तो मानक यानी हिंदी स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, तो स्टैंडर्ड भाषा जो होती है तो उसे ही वो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध होती है उसे हम लोग मानक भाषा बोलते हैं। आगे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे भाषा होते हैं उनमें वर्तनी वगैरह गलत रहते हैं तो उनको मानक नहीं माना जाता है। यहाँ लिखा है आपको दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों दिग्गज आप लोग जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और उपसर्ग। तो व्यंजन में क्या होता है, वर्ड जो मतलब वोवेल्स होते हैं उनका, उन ध्वनियों का मिलन होता है। तो यहाँ दिग और गज, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 49 का। तो यहाँ पर सॉरी दिक होता है, दिग नहीं, ये दिक और गज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिक गज आप मिला देंगे तो दिग्गज हो जाएगा, ये आपकी व्यंजन संधि है। आगे अगर हम लोग 50 वाला देखें तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो आपसे कौन सा शुद्ध लग रहा है? तो दोस्तों इसमें आपको दृष्टा यही आपका शुद्ध है, बाकी ये सब गलत हैं। तो क्यों गलत है यहाँ आप देख सकते हैं। सुषुप्त में दोस्तों क्या होता है, सुषुप्त में यहाँ पर गलती यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, तो ये इसमें सु और ये वाला सु और ये सुषुप्त इसमें ये हो जाएगा। रचयिता में और आप लोग जानते हैं रचयिता, इसमें ये वाला ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर सृष्टा, तो यहाँ पर जो सृष्टा लिखा है दोस्तों ये भी गलत है, यह स्त्रष्टा होता है, ऐसे आधा स हो जाएगा। फिर आधा स के बाद इसमें जो होता है और ये वाला त्र हो जाएगा और टा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ गए आप, तो यहाँ पर यही होता है सृष्टा, और यहाँ पर ये आधा खटकोड़ वाला स लग जाता है, तो यही है। तो ये वाला गलत हो गए, तो आपका सही क्या है, केवल ये दृष्टा था। तो दृष्टा का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दृष्टा का मतलब देखने वाला, ऑब्जर्वर जो होता है, जो दूर से कोई चीज़ देखता है उसे दृष्टा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 51 में जो आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही गजब का कंसेप्चुअल सिंपल सा प्रश्न है। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से पूछा जा रहा है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो दोस्तों ये वाला श तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो श होता है ये तालव्य में आ जाता है। ये किस में आ जाता है दोस्तों, ये तालव्य में आ जाता है। और ये वाला श दोस्तों ये मूर्धन्य में आ जाता है। और आप लोग यहाँ जानते हैं च वाला जो होता है, यहाँ पर जो च वाला होता है तो ये इसमें तो आएगा नहीं, बाकी ये वाला सही हो जाएगा आपका। श जो है ये दंत में आ जाता है, तो ये उच्चारण की दृष्टि से यही सही है आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपसे वो पैसेज दिया है और यहाँ पर आपको 51-52 वाला प्रश्न पैसेज का आधार पर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये पैसेज केवल लिख कर लगता है भूल गए और यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रश्न बना दिए हैं। ये पैसेज पर आधारित नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देखते हैं, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, तो ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों घास जो होती है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है और लंबी लंबी घासें उगाई हैं, ऐसा होना चाहिए था, इसलिए गलत है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम के नहीं, परशुराम की क्रोधाग्नि होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो गया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सही लग रहा है। आगे देख लें, वृक्षों पर कोयल कूक कर रही है, तो वृक्षों पर कोयल कूक कर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है जो आपका है, ये तो गलत लग रहा है। क्योंकि दोस्तों वृक्षों पर कोयल कूक कर रही है, तो इसमें वृक्ष हो जाएगा दोस्तों, वृक्ष हो जाएगा, यहाँ पर वृक्षों नहीं होगा, वृक्ष हो जाएगा, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। आपका यही सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ 53 वाले को देखों तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है, तो भक्तमाल के रचनाकार दोस्तों कौन है, यहाँ पर आपको कई नाम दिए हैं, केशवदास, सुंदरदास, विष्णुदास, नाभादास, तो आपका नाम यहाँ पर कौन है, भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 54 वाले में, तो 54 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ, इंद्रियों को जीत लेने वाले को लिए एक शब्द क्या है, तो इंद्रियों को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है,
तो जितेंद्री है, अभी ये आया था, ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा है अभी ताज़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का मतलब दोस्तों एक से अधिक वाक्य हों और आपस में मतलब मिलाया गया है उनको। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, तो उसमें न पत्ते थे न फूल थे, तो इसमें कोई मिश्रित वाक्य नहीं है यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे का, के, की ऐसे करके वहाँ पर जुड़ा रहेगा, ऐसे की आ जाएगा, यहाँ पर की जरूर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो यही हो जाएगा। तो इसी से आप पकड़ लोगे कि ये मिश्र है, यानी उससे जोड़ा गया है। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 56 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, ऐसी कौन सी आर्ट है जिसे श्रेष्ठ मानी गई है। तो मेरे भाई वही कला बढ़िया मानी जाती है जो जीवन में उपयोग करे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का जीवन है। जीवन में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है वही कला श्रेष्ठ मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 57 वाले का अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो आपसे पूछा जा रहा है रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय उपसर्ग के बारे में आपको खूब पढ़ाया हूं मैं। तो प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदले, और उपसर्ग मतलब क्या होता है, वो शब्द के आगे लग जाता है और उस शब्द का अर्थ बदलता है। तो यहाँ रम होता है, रम में अनीय लग जाता है, तो यहाँ पर रमणीय हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रमणीय में अनीय जो है ये प्रत्यय है, यानी रम में अनीय जुड़ गया तो रमणीय बच गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। आगे अगर हम लोग देखें तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे तो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा काम छुप कर रहे हैं जो छुपाते हुए भी वो छुप नहीं सकता। ऊँट खुद ही इतना बड़ा होता है, तो उसकी चोरी आप निहुर के करेंगे तो आप तो निहुर जाएंगे, ऊँट थोड़ी निहुरेगा। तो यहाँ पर ऊँट इतना बड़ा है, अगर बैठेगा तब पर भी पता चल जाएगा। तो बड़े काम को छिपाकर नहीं किया जा सकता। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है यहाँ पर, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिसे हम लोग कहते हैं, इनकी रचना है। तो आप समझ गए यहाँ पर, कैसे आप समझ गए जाएंगे, इन्हीं का है। वनवास किनको हुआ था, प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम कहाँ के थे, अयोध्या के। तो आज को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, यही होगा उत्तर आपका। आगे देखें अगर हम लोग, प्रागैतिहासिक किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो प्रागैतिहासिक हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे ना, तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगा है। तो प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्राक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहाँ आपको दिया गया है एक शब्द बाजार, कह रहे हैं बाजार किस संज्ञा का बोध कराता है। तो मेरे भाई आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा कि जो ग्रुप को बताते हैं वो समूहवाचक हो जाते हैं, और जो किसी स्पेसिफिक के बारे में बताते हैं, जैसे गंगा नदी, रमेश, रावली पहाड़, ये सब तो सीधा सीधा जो आपको पर्सनल पर जा रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। भाववाचक में जैसे क्या हो जाता है, व्यक्तित्व, महानता, ये सब भाववाचक हो गया। और यहाँ पर बचा क्या, बाजार आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि बाजार किसी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, यह उस स्थान का नाम है जो पूरी जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें कपूर शब्द क्या है। यहाँ कपूर मेरे भाई क्या तद्भव है या तत्सम है। तो मेरे भाई कपूर जो होता है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैं कई बार बताया हूँ, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए वो तत्सम, और जो संस्कृत से पहले थोड़ा सा मॉडिफाइड हुए फिर हिंदी में आए वो तद्भव होते हैं, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तो कपूर तद्भव हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कपूर का अगर हमें तत्सम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका कर्पूर करोगे। कर्पूर यानी कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। ये कर्पूर क्या है, तत्सम है, कपूर का। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कपूर शब्द क्या है, तद्भव है। आगे यहाँ पर देखिए परमाल रासो किसके द्वारा रची गई है। तो परमाल रासो ये कई बार मैं आपको बताया हूँ। परमाल रासो जो रची गई है दोस्तों, ये जगनिक की कृति है, जगनिक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, जगनिक। आगे देखें हम लोग, तो जगनिक ऐसे कैसे आप याद करेंगे, तो जैसे मैं याद किया था कि रासो मतलब रात को अगर आपको कोई जगाएगा तो आप उसे मार देंगे। यहाँ पर परमाल है ना, तो मार देंगे। कब मार देंगे, रात में अगर कोई आपको जगाएगा। ऐसे आप थोड़ा बहुत कुछ भी याद कर ले जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। तो ट वर्ग के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है। कंठ में दोस्तों क वर्ग वाले में कंठ संबंधित होता है,
तालव्य में दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसमें च वाले में आ जाता है, और दंत में दोस्तों ये त वाले में आ जाता है। यहाँ पर हम सब लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो मूर्धन्य है दोस्तों ये ट वर्ग वाले में आता है, ट वर्ग वाले में हम लोगों ने पढ़ा है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको जो ड ढ र ये भी इसमें आ जाते हैं। ये सारी फैक्ट सीखने को मिलेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आपको इतना बड़ा शब्द दिया है, यानी अनेक शब्द दिया है, आपको इसका एक शब्द बनाना है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं, भूलेगा नहीं कभी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये हो सकता है क्या मुमुक्षा? तो मेरे भाई आपको बता दूं, यहाँ पर मुमुक्षा के मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। जब मुमुक्षा का मतलब मोक्ष की इच्छा, ये मुमुक्षा हो गया, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो गया। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहा जाता है, मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहा जाता है, समझ गए। और यहाँ पर जो और है दोस्तों, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु और मरने की इच्छा मुमूर्षा, जैसे इन दोनों में जो था वही संबंध इन दोनों में है, तो समझ जाएंगे आप। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 36 में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? तो दोस्तों प्रत्यय आप लोग जानते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे या आगे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो लेखक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लेख होता है, लेख, और इसमें और क्या जुड़ गया, अक जुड़ गया, लेख अक। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय भी आ रहा है तो डी हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये डी हो जाएगा। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिया है संधि का दोस्तों। यहाँ पर अगर आप संधि विच्छेद संधि वगैरह पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो विद्यार्थी का आप लोग अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या बचपन से ही पढ़ते आए हो कक्षा 6 से, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी जो हाँ ध्वनि, किन ध्वनि का मेल हो रहा है, तो यानी आ यहाँ पर मिल रहा है और अ। जब सेम ध्वनियाँ मिलती हैं, आ मिल जाए, आ ई मिल जाए, मतलब जैसे आ मिल जाए या आ मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, ऐसी सेम तरह की ध्वनियाँ मिलती हैं तो दोस्तों दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 37 का आपका कौन हो जाएगा, डी, दीर्घ स्वर। आगे देखें अगर हम लोग 38 में, तो नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना। अभी मैंने तत्सम तद्भव के बारे में आपसे बताया था। तो यहाँ पर आम्र देख रहे हैं, जो यानी संस्कृत वर्जन का जो होगा वही तत्सम होते हैं। तो आम्र जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव ढूंढेंगे तो आपका आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो दूध भी एक, अब यहाँ पर ये तत्सम कौन था, केवल आम था, और बाकी जो यहाँ पर जैसे शहीद हो गया, दूध हो गया, खिड़की हो गई, ये सब तद्भव है। अगर इन सब का तत्सम अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग पता कर लेना। मैं दूध का बता दे रहा हूँ, दूध का क्या हो जाता है, ये दुग्ध हो जाएगा। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। और खिड़की तो यहाँ एक तरह का देशज शब्द भी होता है, ये देशज होता है, आप लोग जानते हैं। तो चले हम लोग बिना देरी किए, आप लोग एक एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मंथन करना होगा। यहाँ आपको दिया है वह थोड़ा सा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा सा क्रिया विशेषण क्या है? तो दोस्तों मैं एक विशेषण के बारे में आपसे पढ़ाया हूँ। क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अगर केवल विशेषण रहे तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, तो गाय यहाँ पर संज्ञा हो गई, तो उसकी विशेषता क्या है, काली है, तो ये काला क्या है, विशेषण हो गया। उसी प्रकार वह थोड़ा सा बीमार है, तो यहाँ थोड़ा एक तरह का विशेषण है। तो यह कौन सा क्रिया विशेषण है? जब भी आपके सामने मात्रा वाली बात ही जाए, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, तो यहाँ मात्रा की बात होती है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जिसे हम लोग ये हो कह सकते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक भी नहीं है, रीतिवाचक नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये सही नहीं है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, तो उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये वाला सही है आपका। ऑप्शन नंबर 40 का आपका यही वाला सही है, उसने मुझे पास आने को कहा। तो बाकी सब यहाँ पर अशुद्ध हैं। आगे देखें, यहाँ पर सही यही वाला डी वाला हो जाएगा आपका। आगे देखें यहाँ पर 41 में जो आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है?
तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है मेरे भाई, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता है, ये वाला आशीर्वाद होता है। आगे देखें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप लोगों को पता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, 26 जनवरी को तो आप जानते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग देखते हैं 42 में हमारा क्या है। तो धन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो धन यानी धन दौलत जो होती है उसी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो धन एक तरह का द्रव्य यानी पदार्थ होता है, बिल्कुल हो सकता है, संपदा भी हो सकती है, दौलत भी हो सकता है, लेकिन द्रव नहीं है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है यानी तरल पदार्थ। तो यहाँ पर द्रव का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर द्रव का मतलब लिक्विड हो जाएगा, यानी तरल पदार्थ जो होता है उसे लिक्विड कहते हैं। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, याद कर लेंगे, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पदार्थ हो जाएगा। और यहाँ पर द्रव का मतलब लिक्विड हो जाएगा। तो पदार्थ एक तरह का सोना चांदी धन दौलत हो सकता है, लेकिन द्रव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 में अगर देखें तो यहाँ आपको दिया है जिस समाज में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी जिस समास में, समास हम लोग जानते हैं 2 पदों का मेल होता है, एक तरह का पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। तो समास में पूर्व पद अगर प्रधान होता है तो उस प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो तो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव। नाम से ही लग रहा है अव्ययी भाव कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथासंभव। तो इसमें क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है प्रधान होता है, तो इसे यही कहेंगे। द्वंद्व में क्या होता है? हाइफन लगा होता है, समझ ही जाते हैं। तत्पुरुष में इसी का उल्टा हो जाता है, अव्ययी का तत्पुरुष उल्टा हो जाता है, समझ रहे होंगे आप। आगे देखें, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन आप लोग जानते होंगे, कई बार आपको चर्चा में सुने होंगे, पढ़े होंगे। यह एक जो दलितों के साथ पहले जो अत्याचार होते थे उस पर ये लिखा गया है, उनकी पीड़ा के बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है इसको दोस्तों? तो वाल्मीकि साहब ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, आगे देखें कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा है, कटहरा शब्द का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? तो काष्ठगृह होगा। तो काष्ठगृह मतलब लकड़ी का घर। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कटहल हो जाएगा, तो नहीं मेरे भाई, कटहल यहाँ पर नहीं होगा। कटहल का अगर आप लोग चाहते हो तो कटहल दोस्तों मान लीजिए तद्भव है, तो इसका तत्सम दोस्तों कंठफल होता है, कंठफल। तो इसको भी याद रखे रहेगा, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जबकि दिया भी है, यहाँ देख लो, यहाँ दिया है कंठफल। तो आगे चले, फिलहाल कटहरा है तो आपका तत्सम काष्ठगृह होगा। आगे देखें 47 में, तो आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आपने गांव में ऐसे सुना होगा ना, काकी माई लोग ऐसे बहुत से कहावत बोलती हैं, आँख एक भी नहीं कजरौटा 10-10। तो ये आँख के लिए नहीं बोला जाता है। तो इसको देखकर सुनकर समझ गए होंगे कि झूठा दिखावा करना, आडंबर, व्यर्थ का आडंबर करना। जैसे किसी की आँख नहीं है, कजरौटा 10-10 रख दिया है तो दिखावा के लिए, उसी तरह से ये व्यर्थ आडंबर है। आगे देखें, हिंदी भाषा में मान्य बोलियां कितनी है? तो कई किताबों में 17 दिया जाता है, कई किताबों में 18। तो यहाँ पर आपको 17 दिया है, तो 17 आप मारकर आगे बढ़ जाएंगे। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? लक्ष्य यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में टारगेट कहते हैं, इसका अनेकार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशाना या उद्देश्य होता है। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं भाई हमारा लक्ष्य है IAS बनना, PCS बनना, तो ये होता है, यानी लक्ष्य या उद्देश्य या निशाना हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होंगे यहाँ। आगे देखें यहाँ चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कार्ड न्योता छप के आता है, लड़की के नाम के आगे लिखा रहता है आयु कुमारी और लड़के के नाम के आगे लिखा रहता है चिरंजीव। तो यही चिरंजीव का मतलब है, ये शाश्वत है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिलहाल वो एक अपना अपना इमोशन होता है। तो जो चिरंजीव लिखा होता है, तो चिरंजीव का मतलब होता है एक हमेशा रहने वाला, तो उसी से ये है चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला। तो इसका विलोम बताना है। तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए, तो चिरंतन का मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत का भी मतलब हमेशा रहने वाला, सनातन का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, अविच्छिन्न मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यानी ये शब्द तो सब एक ही है ना, ये सब मिला जुला कर एक ही है। ये डी वाला गलत है। नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाएगा,
इधर देखिए, इधर कह रहे हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। अब इधर कह रहे हैं जो नष्ट हो जाएगा, यानी उसका उल्टा यही है। आगे देखें, अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, कौन सा कथन गलत है, तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, ज्ञ का आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। ज्ञ का उच्चारण आप लोग देखेंगे परंपरा से भिन्न होता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो आपसे जैसे जहाज और ईय से मिलकर बनता है, आप लोग जानते हैं, ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमें अशुद्ध को ढूंढना है। दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। महाप्राण आप लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन का जो दूसरा और चौथा होता है, जैसे क हो जाएगा ख, जैसे क ख, या सॉरी यहाँ पर ख हो जाएगा ग घ, तो यहाँ यानी ख और ग का यहाँ पर उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर महाप्राण के बारे में, तो ये यही नहीं है, यही आपका गलत है, बाकी यहाँ पर सब सही है। आगे चलते हम लोग, हमारा 51 हो गया, 52 को हम लोग देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन था? तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र अपने उत्तर प्रदेश के जुगल किशोर साहब थे, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में उद्दत मार्तंड नाम का एक पत्रिका निकाले थे, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। यूपी स्पेशल में भी सवाल पूछ लिया था, क्योंकि उद्दत मार्तंड पत्रिका ये क्या थी? हिंदी का पहला समाचार पत्र था, और इसको निकाला कौन था दोस्तों? जो निकाले थे उनका नाम था जुगल किशोर। जुगल पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, जुगल किशोर। और ये जुगल किशोर कहाँ थे मेरे भाई? अपने कानपुर के थे, अपने यूपी के थे, तो यहाँ पर जुगल किशोर हो जाएगा। यहाँ जुगल किशोर ये अपने यूपी के थे, जो पश्चिम वेस्ट बंगाल के कोलकाता में दोस्तों वहाँ से ये प्रकाशित करते थे। आगे देखें हम लोग, यहाँ 53 में कह रहे हैं धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर, तो हमें जब मैं पहली बार हिंदी पढ़ रहा था, याद नहीं हो रहा था, तो ऐसे याद कर लिया मेरे भाई। गधा होता है, गधा बेचारा दिन भर रोड पे चलता रहता है, कभी ईंटा ढोता है, कभी मिट्टी बालू गिट्टी सब ढोता रहता है बेचारा, दिन भर धूल मिट्टी में चलते चलते धूसर हो जाता है। तो यानी धूसर गधा का पर्यायवाची हो गया। और गधा का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें गर्दभ भी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा गर्दभ, यानी ये कौन सा हो जाएगा? ये गधा हो जाएगा। तो पढ़ा होगा आपने एक बार ज़रूर। आगे असो तो आपको यहाँ पर ये घोड़ा हो जाएगा, मेघ बादल हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 54 में, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुपम का पर्यायवाची आखिर होता क्या है? पहले अनुपम का मतलब ये आप जान लो। अनुपम का मतलब होता है दोस्तों यूनिक। यूनिक जिसे आगे हम लोग हिंदी में अगर करें तो यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी दूसरों से अलग। तो यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा, जिसे हम लोग यूनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हैं, यहाँ पर आगे हम लोग देखें, आगे देखें यहाँ, तो बाकी यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, लौकिक का मतलब ओरिजिनल होता है, सारी चीज़ को बताना जरूरी नहीं है। स्वर्गीय का मतलब जो स्वर्गवास हो चुका है, पार्थिव का मतलब जो ज़मीन से जुड़ा है। यहाँ देखें 55 वाले में बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बाण यानी जो बाण होता है तीर वाला, तो उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो मेरे भाई विशिख भी पर्यायवाची है, सिली मुख भी है, आशोक भी है, लेकिन तरु जो है बाण का पर्यायवाची नहीं है, तरु पेड़ का पर्यायवाची है। तो इसको हमने कैसे याद किया था? पहली बार हम लोग जो थक जाते हैं तो पेड़ के तरे बैठकर आराम करते हैं, तो तरे किसके तरे? पेड़ के तरे, तो याद हो जाएगा आपको। आगे देखें, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्विग्न नाम ये है, अगर आप इसको तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या निकलेगा दोस्तों? ये आपसे यहाँ पर बताना है। उद्विग्न जब करोगे, उत और विघ्न आपको आ जाएगा। उत यहाँ पर ये वाला हलंत वाला जो है यही वाला आएगा, उत और विघ्न, ये उद्विग्न पर्यायवाची है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए, ये कौन सा पर्यायवाची है? यहाँ पर आपको क्या मिलन हो रहा है? तो मेरे भाई व्यंजन है, क्योंकि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर्ग में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन में जो मतलब जो व्यंजन होते हैं उनका मेल होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो व्यंजन है। आगे देखें यहाँ पर हम लोग, अगर आगे हमारा कहाँ गया यार? इधर है। तो देखें 57 में जो पूछा जा रहा है, समष्टि, समष्टि का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? तो समष्टि
का अपोजिट यानी विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सिखाया गया होगा, समष्टि का मतलब मैक्रो होता है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, मैक्रो यानी बड़े लेवल का, और व्यष्टि का मतलब यहाँ पर माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब जो बहुत छोटा होता है। तो यही चीज़ अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग ने होता है ना, शिक्षा कहीं से भी जोड़ सकता है। कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आप कहीं से अगर कोई ज्ञान अर्जित किए हैं तो आपको कहीं भी काम दे सकता है। आगे देखें, भाषा की शुद्धता और मानकता देने वाला विज्ञान क्या है? भाषा की शुद्धता और मानकता यानी स्टैंडर्ड देने वाला विज्ञान क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है यहाँ पर, आपका पठन तो नहीं हो सकता, यहाँ पर पठन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें आपका श्रवण भी नहीं होगा, शब्द कौशल से भी काम नहीं चलेगा। तो आपका शुद्धता और मानकता ज्ञान देने वाला आपका ग्रामर ही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर से, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो, हम लोग ग्रामर से ही सटीक से कर पाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड लेवल की भाषा पर पकड़ होती है हम लोगों की। 59 में अगर देखें तो कवि और उनकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको एक तरफ आपको कवि दिए हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी रचना दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो शिवराज भूषण की रचना भूषण है, बिल्कुल है। शब्द रसायन देव का है, ऑप्शन नंबर आपका ये बीभी वाला आपका अपनी जगह पर सही है। और यहाँ पर परिमल किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला ने लिखा है, निराला। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका ये तीसरा वाला भी सही है। तीनों जो हमें सही मिल गए, स्वाभाविक बात है यही चौथा गलत होगा। क्यों गलत है मेरे भाई? उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र करें लिखे हैं, तो नहीं मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है इसका। तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास यानी रत्नाकर, जगन्नाथ दास को रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर। जैसे कहा जाता है ना, उद्धव ठाकरे बहुत सारा सोना चांदी रखे हैं, यानी बहुत सारा रत्न रखे हैं। तो उद्धव रत्नाकर यानी रत्न, आपसे यहाँ से याद हो जाएगा। आगे देखें, 60 में जो आपसे कहा जा रहा है संकल्प, आपको एक शब्द दिया है संकल्प, इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द की विशेषता यानी बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो संकल्प में क्या है? सम हो जाएगा, वही है। सन नहीं हो, कुछ लोग सन लगा देंगे, सन नहीं संग लगाएंगे यहाँ पर, सम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नाटककार, अंधा कुआं एक नाटक है, इसके दोस्तों लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो अंधा कुआं एक नाटक है, इसके लेखक यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी होगा। आगे अगर देखें तो नई कविता दोस्तों ये एक पत्रिका थी। तो नई कविता नाम की पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो नई पत्रिका तो हमारे इलाहाबाद से हुआ था, जहाँ हम लोग रहते हैं, इलाहाबाद से। तो आप लोग जानते हैं इलाहाबाद के बच्चे नई नई मैगज़ीन, नई नई पत्रिका हर महीने खरीदते हैं। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद हो जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा 32 का। तो चले हम लोग आगे देखें। यहाँ आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कदम्बिनी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों कौन हो सकते हैं यहाँ पर? इसका हमने ट्रिक से याद किया था दोस्तों। जब घनघोर बदरी छाई हो तो आप कदम के नीचे बैठकर आनंद लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो आनंद कदम्बिनी यानी कदम के नीचे बैठकर आनंद लेंगे कब? जब धूप होगा? नहीं, जब बदरी होगा। तो यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझ गए। आप ऐसे ही दिमाग में कुछ कनेक्ट कर लेंगे ना तो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, भूलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सी होगा। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया। तो हिंदी प्रदीप नाम की जो पत्रिका थी इसका संपादक किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। तो इसको हम पहले से याद कर दें, आप लोग भी ऐसे कुछ ढूंढ लीजिएगा। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था तो उसका नाम था प्रदीप भट्ट। तो वहाँ से भट्ट प्रदीप यहाँ से हमने ऐसे जोड़ लिया है, तो हमको ये चीज़ें याद हो गई है। तो आप भी ऐसे याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप। आगे ज़रा देखें, आपको देखें हम लोग यहाँ से क्या है 35 वाले में, चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता दोस्तों मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा,
मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों कैसे आप याद करेंगे इसे, जैसे आप लोग देखते हो मुल्ला मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे मुस्लिम, तो मुस्लिमों का चाँद से कुछ अलग ही लगाव होता है, उनके झंडे पर, उनकी बातों में, हर जगह आप देखते हो चाँद छपा रहता है। तो यहाँ से आप, मैं सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आपका दिमाग यहाँ पर कैसे सोचेगा, आप कैसे अपने दिमाग में ये सब चीज़ें लंबे समय के लिए याद रखोगे, बाकी यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। तो चंदा यानी मुल्ला, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे चंदायन मुल्ला दाऊद से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो चंदायन उन्होंने लिखा था, एक दोस्तों ये एक प्रेम कथा है, जिसे गदर की तरह एक प्रेम कथा है। इसमें एक नायक जो हीरो होते हैं, लोरिक होते हैं, उनकी हीरोइन चंदा होती है, उनकी प्रेम कहानी है। तो यही है यहाँ पर जो लोरिक और चंदा की। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 36 में, तो निम्नलिखित में से तत्सम क्या है। तो तत्सम के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं तत्सम है, वही यहाँ पर ये तत्सम है। और तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से निकले और बीच में थोड़ा मॉडिफाइड हो गए तब जाकर हिंदी में गए, तो ये तद्भव हो गए। तो यानी आपको जब भी न समझ में आए तो आप जो संस्कृत वर्जन वाला शब्द दिखे वो तद्भव, और जो हिंदी वर्जन वाला दिखे तो वो तत्सम, जो हिंदी वाला दिखे वो तद्भव। तो यहाँ पर आपसे तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम क्या है मेरे भाई, ऊँट, ऊँट तद्भव है, कार्ड भी तद्भव है, काम भी तद्भव है। तो तत्सम क्या है, दुग्ध है। देख रहे हो ना, यही संस्कृत टाइप का यही लग रहा है, बाकी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ऊँट का यहाँ पर जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, तो ये उष्ट्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा उत्तर। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ काम का आपका तो कार्य हो जाता है, इसका अगर तत्सम यानी जो तद्भव दिया है हम उसका तत्सम आपको बता रहे हैं लिख लिख कर, और आपको यहाँ पर जो तत्सम पूछा जा रहा है ये आपका, ये तो तत्सम है। अगर इसका तद्भव अगर जानना चाहें तो दूध हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है। आगे चले देखें, शैव किसे कहते हैं। तो जो शिव का उपासक होता है उसे ही हम लोग शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है। आगे चले देखें हम लोग यहाँ 38 में जो पूछा जा रहा है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ एक आपको दिया है शब्द, तो इसका संधि विच्छेद, इसको आप अलग करोगे, तोड़ोगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो मनोरथ संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है, ये एक तरह का विसर्ग संधि है। मनः और रथ होता है दोस्तों इसमें, तो मनः और रथ कहाँ है, यहाँ पर है, और लास्ट में यही जब विसर्ग हटेगा तो ओ का यहाँ बनेगा, तो मनोरथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे जरा हम लोग देखें, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, रामचरितमानस में कांड का सही, जो विभिन्न कांड दिए गए हैं रामचरितमानस में, तो उसमें क्रम क्या है। तो दोस्तों आप चाहे रामचरितमानस पढ़े हो या न पढ़े हो, तो आपको बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। हम लोग रामचरितमानस में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, जो प्रभु श्री राम की बाल लीला दिखाई गई होगी, और बाल लीला के बाद वो क्या किए गए होंगे, बाल लीला यानी वो पहले बचपन की उनकी बातें बताई गई होगी, फिर वो अयोध्या में जब थोड़ा बड़े हुए होंगे, नौजवान हुए होंगे, तो अयोध्या में घूमे टहले होंगे। अयोध्या में घूमने टहलने के बाद दोस्तों वो कुछ सुंदर सुंदर कल्पनाएं किए होंगे, अपने कुछ सुंदर काम किए होंगे, और जो फिर माता सीता का हरण हो गया तो रावण ले गए, तो रावण की लंका लगा दी गई। तो यहाँ पर अंत में आपका शुरुआत में क्या आएगा, बाल कांड आएगा, अंत में लंका कांड आएगा। यहाँ से आपके दिमाग में ये बना रहेगा कि लंका अंत में लगा दिए, वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया, और शुरुआत में तो बालक ही थे, फिर अयोध्या गए, फिर सुंदर सुंदर कुछ कार्य किए होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 40 में, तो वर्णों के उस समूह को बताना है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वर्ड मतलब क्या होता है, लेटर के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये र और म, रम, तो ये दोस्तों क्या होगा, दो लेटर मिल गए, दो या दो से अधिक लेटर जब मिलते हैं तो कोई शब्द बनता है। तो जरूरी नहीं कि वो शब्द हो, शब्द तभी बनेगा, तो उसे हम शब्द तभी कहेंगे जब उसका अर्थ निकलता हो। जैसे ये रम हो गया तो इसका अर्थ निकलता है, हम लोग रम जानते हैं। अब जैसे मान लो आपको ट ढ ड़, ये भी तो लेटर हो गए, लेटर का समूह हो गया, लेकिन ये शब्द नहीं कहा जाए क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, वर्ण के समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे ही शब्द कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें, आपको यहाँ जो पूछा जा रहा है पापी में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण के बारे में पढ़ाया हूँ, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, तो समझ गए आप। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों पापी, तो पापी में कौन सा विशेषण है ये आपको यहाँ पर बताना है साथियों। तो
यहाँ पर क्या है कि गुण एक तरह का बताया जा रहा है, उसकी जो है खासियत बताई जा रही है, वह पापी है, वह निर्दयी है। तो यहाँ पर एक तरह का गुणवाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्या, जैसे उसके पास 3000 गायें हैं, तो ये 3000 जो हो गया वो संख्यावाचक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाता है, जो उसके स्थान पर किसी का मतलब स्थान पर कोई जो दूसरा शब्द आता है, तो जैसे मान लीजिए राम उससे ज़्यादा ये है, तो और सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग जहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैं इसी घर का सदस्य हूँ, तो यहाँ पर जो इसी आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। परिमाणवाचक में क्या हो जाता है, जहाँ पर ये मात्रा की बात आती है, जैसे उसने बहुत सारा पेट्रोल खरीदा, तो ये जो बहुत सारा हो गया तो ये परिमाणवाचक हो गया, यानी मात्रा की बात आती है। आगे देखें, यहाँ पर 41 हो गया हमारा। 42 में अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है किस रस को रसराज कहते हैं। तो रसराज मेरे भाई श्रृंगार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, सरल है। आगे देखें, यहाँ पर लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यानी यहाँ पर क्रिया से पहले कौन सा कारक आ रहा है, यहाँ को आ रहा है, तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म को, तो यहाँ कर्म आ गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, तो 43 का आपका ये डी आ जाएगा। समझ गए आप। आगे चलते हैं हम लोग, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, तो ये सब चीज़ें आप एक एक बार पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, ये आपको प्रश्न ये बताता है कि आपको किस टॉपिक पर फोकस करना है। आगे देखें, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया है जैसे नहाना, खाना, हंसना, रोना, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है। तो यहाँ पर मैं कल नहीं जाऊँगा, इसमें कोई विशेषता नहीं है। फूल सुंदर है, कोई विशेषता नहीं। आज हम स्कूल जाएंगे, कोई विशेषता नहीं। हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी बह रही है, जिसे ये क्रिया हो गई, यानी बहना एक क्रिया हो गई। कैसे बह रही है, धीरे धीरे, यानी बहने की विशेषता यह बता रहा है कि बहने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे देखें 45 में, तो उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें जो कुछ शब्द है यह किस सर्वनाम का बोधक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कुछ का मतलब यहाँ कोई निश्चित नहीं है, डेफिनिट नहीं है, तो यहाँ पर ये अनिश्चय है, तो अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। जैसे आप कहीं बैठे हो, बीच में आप पीछे से आपको कुछ खर्र से आवाज़ आई, तो आपने देखा या सांप था, पंछी था, कोई ढेला मारा है या कोई था, आपको पता नहीं, तो आप अनिश्चय में रहोगे, अनिश्चय हो गया वहाँ। तो वही बात यहाँ पर भी है, कुछ का मतलब यहाँ ये डेफिनिट नहीं है। आगे देखें, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता किसने लिखी है। तो यह कविता किसने लिखी है दोस्तों, नीर भरी दुख की बदली, यह कविता किसने लिखी है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। महादेवी वर्मा नहीं लिखा है। हमने कैसे याद किया है, तो दोस्तों सावन आ रहा है, भोले बाबा को लोटा भर भर के लोग नीर चढ़ाएंगे, तो माँ से महादेवी से आप याद कर लीजिए, महादेव, और महादेव को लोग नीर चढ़ाते हैं। नीर चढ़ाते हैं कैसे, लोटा भर भर के नीर चढ़ाते हैं। तो यहाँ नीर भरी, यानी कैसा नीर, भर भर के नीर चढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, आपको नीर भरी लोटा भर भर को, तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 47 में, तो शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो कह रहे हैं राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो खरीदी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो खरीदी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये खरीदी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी होना चाहिए था ये, इसलिए यहाँ पर ये गलत हुआ आपका। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यस। तो यानी जो इसमें देखिए एक तरह का एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यानी 2 करतार है, एक तो राम है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो यानी जो दूसरा वाला है होता है उसी के अनुसार हमारा ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखिए 48 में जो पूछा जा रहा है, मेरा घर इसी शहर में है, तो यही सार्वनामिक विशेषण हो गया दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी इसी शहर, यानी उस शहर का तो कुछ नाम होगा, नाम के स्थान पर उन्होंने नाम नहीं लिया, इसी को बता दिया। जैसे हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, तो आप हमारे सामने बैठे हो,
तो आप पूछोगे सर आपका सेंटर कहाँ गया है, तो मैं बता दूंगा कि भाई हमारा इसी शहर में है। तो यानी ये प्रयागराज के स्थान पर हमने इसी शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आप लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है, किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम होता है, और संज्ञा के स्थान पर जब कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है संज्ञा के बदले में, तो उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी है। आगे देखें, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, जब भी आपके सामने कुछ इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप चीज़ों को सोचा करो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, रूपक अलंकार होगा। कैसे होगा रूपक, क्योंकि दोस्तों इसमें जब किसी उपमान को मतलब उपमेय और उपमान को दोनों एक ही मान लिया जाता है, यानी तुलना करने वाला और जिससे तुलना होती है दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे यहाँ अंबर को पनघट मान लिया गया और उषा नगरी को तारा घाट मान लिया गया, तो यहाँ पर दोनों को चीज़ों को एक ही मान लिया गया, तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हो जाता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और यमक में तो आप जानते हैं, यमक में क्या होता है कि दो शब्द आते हैं और दो या दो से अधिक शब्द आ जाएं और उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक, कनक आपने सुना होगा, कनक कनक, तो एक का शब्द, एक अर्थ सोना, एक का धतूरा, यानी दो शब्द या दो से अधिक शब्द आए, उनका अर्थ उतना ही हो जितनी बार आए, तो वो ये हो जाते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि लेटस कंसीडर टाइप के शब्द आ जाते हैं, यानी मनु, मानो, जनहु, मनहु, तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। उपमा मतलब तुलना किया जाता है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाया हूँ, बताया हूँ अच्छे से। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ये आपको एक लोकोक्ति दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है, तो मेरे भाई आप लोग को कोई डाउट नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई जो काम का उद्देश्य लेकर आए थे उसे नहीं करे, आप भटक कर दूसरा काम करने लगे। तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। 51 जो आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब अपने यहाँ का है, तो वो है दोस्तों लाश, तो यहाँ पर है नहीं, पतलून तो अंग्रेजी का है, लाश और औरत तो यहाँ पर तुर्की उर्की का है, लेकिन ये धड़ाम जो है ये अपने देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेना, देशज विदेशज। 100 अजान और एक सुजान, तो 100 अजान और एक सुजान, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी तो होंगे नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ देखिए पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो आप इसका अर्थ अगर जानते रहेंगे तो पंकज में क्या है दोस्तों, पंकज कैसे बना है, पंक, पंक मतलब होता है कीचड़, और यहाँ पर जुड़ा है ज, ज मतलब जन्म लेने, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या है, कमल होता है। तो कमल के पर्यायवाची हम लोग पढ़े हैं ना, पंकज में आता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा समास है, तो एक बहुब्रीही समास होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों, बहुब्रीही में क्या होता है दोस्तों, न तो प्रथम पद न तो द्वितीय पद, कोई भी दोस्तों प्रधान पद नहीं होता है, जबकि दोनों मिलकर एक नए शब्दों का अर्थ एक देते हैं, एक नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पंख और ज मिला, पंख और ज मिलकर एक नया शब्द का अर्थ दे रहे हैं कमल का, तो यही है बहुब्रीही में यही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे ज़रा हम लोग यहाँ पर देखें, ये आपका 53 हुआ, ये यहाँ पर जो 54 वाला है, तो इसमें देखिए आपसे क्या दे रहे हैं, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो सकता है दोस्तों, यही है आस्तीन का सांप, जिसे हम लोग कहते हैं, बोलचाल भाषा में खूब कहते हैं, कोई हमारे साथ छल कपट करता है तो हम लोग कहते हैं ये कपटी मित्र है, कपटी है। आगे यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही बताना है। तो सुबुद्धि का विलोम कुबुद्धि होता है, कुबुद्धि, तो यहाँ पर असु नहीं लगेगा, यहाँ पर कु लग जाएगा, कुबुद्धि होता है, यानी गलत यही है। तो यही हमारा उत्तर हो जाए। क्यों गलती था, क्योंकि यहाँ कु की जगह असु दे दिया था। बाकी यहाँ आरोह का मतलब ऊपर जाना, अवरोह का मतलब उतरना, कीर्ति, अपकीर्ति, उत्कर्ष, अपकर, अपकर्ष, तो सब सही है, केवल ए वाला गलत था। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर सही है, तो बताना है आपके। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो अनुसार यहाँ पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, यस, ये तो यहाँ पर आपका ये वाला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखें हम लोग यहाँ दूसरे वाले में वर्ग का
पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, यानी पांचवा अक्षर जो होता है वर्ग का, तो वो दोस्तों वो भी अनुनासिक होता है, जैसे अंग, अड़, ये सब। तो ये भी अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ आप अगर तीसरे वाले को देखें तो आपसे कहा जा रहा है कि अनुनासिक के उच्चारण के दौरान, यानी जो नाक की सहायता से ध्वनियाँ निकलती हैं उसके उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस और मुंह से ज़्यादा निकलती है। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे अंग, तो नाक से हल्का सा आ रहा है, मुंह से ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो यानी नाक का भी उसमें है लेकिन मुंह से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। यहाँ देखें 57 में, तो आपसे पूछा जा रहा है वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा हमारा यहाँ पर सेंटेंस शुद्ध है, ज़रा बताएं। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं तो आप लोग जानते हैं जब दो या दो से अधिक जब आपको सब्जेक्ट मिलते हैं तो हमें दूसरे के हिसाब से, जो दूसरा वाला होता है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो लोग आ गए हैं, तो हमें यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि प्लूरल में हम लोग इसे काउंट करेंगे। तो मोहन और गीता गा रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही होगा। एलिमिनेशन कर देंगे तो और नपकर निकल जाएगा। 58 में देखें, तो बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरस हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत, आधे गात सही। तो इस पंक्ति दोस्तों किसकी पंक्ति है, यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखी गई है किसका पंक्ति है, तो दोस्तों यह मीराबाई की है। आपने उन्होंने सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, श्री कृष्ण के भक्ति में पागल होने वाली। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग यहाँ पर 59 में, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो यानी अलग अर्थ रखता है और अलग नेचर का है यहाँ पर। तो चिरंतन मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला, ख़त्म न होने वाला। सनातन भी होता है जो सदियों से चला आ रहा है। शाश्वत और अधुनातन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आपको अलग यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों चिरंतन, यहाँ पर मैंने बताया चिरंतन यानी हमेशा चलने वाला, सनातन जो हमेशा से चला आ रहा है, और यहाँ पर एक आपको जो दिया है शाश्वत, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो। ये सब का अर्थ मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ अधुनातन का मतलब यहाँ पर जो दे दिया है यही यहाँ पर गलत है। अधुनातन का मतलब होता है आधुनिक होता है, यानी मॉडर्न। तो यहाँ पर यही आपका गलत है, बाकी सबका अर्थ सेम है, तो डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर प्रश्न 60वें वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, तो पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, मतलब सॉरी, यह पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित तो दिए नहीं हैं, तो यानी ये किसको रेखांकित माने होंगे, तो यह को माने होंगे, यह, हाँ सॉरी अच्छा मिट गया है, था यह पे रेखा है, तो यह रेखांकित में किस शब्द का परिचय है। तो यह का क्या मतलब है, यह संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया गया है, यानी सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, यह सार्वनामिक